हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने भौतिकी गुणधर्म देख लिए थे। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, जिसमें भौतिकी गुणधर्म पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अभिक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्केन का फोटो हैलोजनीकरण। ठीक है ना, ऐसे करके पढ़ते जाएंगे अपन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अभिक्रिया किस अनुसार पढ़ाऊंगा, मैं क्रियाविधि के अनुसार पढ़ाऊंगा। मैं चैप्टर नहीं देखूंगा, मैं एनसीईआरटी नहीं देखूंगा, मैं क्या देखूंगा, सेम क्रियाविधि की अभिक्रिया एक साथ आ जाए, फिर उसके बाद दूसरी क्रियाविधि की एक साथ आ जाए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सी क्रियाविधि किन रिएक्शनों में लगती है, किन अभिक्रियाओं में लगती है। आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल कोटा पैटर्न में जैसे चलता है, बिल्कुल कोटा में जिस तरह से पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ना सोचें कि सर ये अभिक्रिया तो एनसीईआरटी में यहाँ पे दी है वहाँ पे दी है, इस तरह से आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रासायनिक गुणधर्म से। सबसे पहली अभिक्रिया हमारे लिए जो है वो है एल्केन का फोटो हैलोजनीकरण। एल्केन का फोटो हैलोजनीकरण। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं अभिकारक की, तो अभिकारक क्या होगा हमारे लिए, एल्केन होगा। यहां पर बात करूं अभिकर्मक की, तो अभिकर्मक क्या होगा अपने लिए, अभिकर्मक होगा X2H न्यू, या फिर हो सकता है अपना X2 हीट। डेल्टा का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, साइन का मतलब है हीट। H न्यू का मतलब क्या है, सनलाइट हो सकती है, सूर्य की रोशनी हो सकती है, कोई भी प्रकाश हो सकता है। X का मतलब क्या है, हेलोजन। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। या तो आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की H म्यू की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराओगे, या फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की हीट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे। यहाँ पर जो मध्यवर्ती बनेगा बेटा, वो मध्यवर्ती क्या बनेगा, कार्बन मुक्त मूलक। ठीक है, मैं सारी इंफॉर्मेशन पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अभिक्रिया लिखूंगा, फिर मैं क्रियाविधि लिखूंगा, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे, और क्लास के एंड में अपन फिर एक्सरसाइज करेंगे। आपको करना है, मैं सवाल देता जाऊंगा, आपको उसको ट्राई करते जाना है। ठीक है, मध्यवर्ती यहाँ पर कार्बन मुक्त मूलक बनता है। ठीक है, कार्बन मुक्त मूलक, और कार्बन मुक्त मूलक के बारे में सारी जानकारी अपन ने जीओसी में निकाल रखी है कि कार्बन मुक्त मूलक को कौन स्थायी करता है, कौन अस्थायी करता है, कार्बन मुक्त मूलक की संरचना कैसी होती है, कार्बन मुक्त मूलक की ज्यामिति कैसी होती है, कार्बन मुक्त मूलक का संकरण कैसा होता है, सारी बातें अपन ने जीओसी में कर रखी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर मैकेनिज्म आपका लगेगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। मुक्त मूलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन, अभिक्रिया को रिएक्शन, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें मैकेनिज्म लगेगा, क्रियाविधि लगेगी। ठीक है, अभिकारक को क्या बोलते थे अपन, सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अभिकर्मक को रिएजेंट बोलते हैं। मध्यवर्ती को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और क्रियाविधि को क्या बोलते हैं अपन, मैकेनिज्म बोलते हैं। अब एंड में क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, और उत्पाद क्या बनेंगे बेटा, हेलो एल्केन बनेंगे, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन कौन कौन से बन सकते हैं, मोनो हेलोजिनेटेड बन सकते हैं, यानी कि एकल हेलोजन जुड़ा हो, एक हेलोजन जुड़ा हो। डाई हेलोजिनेटेड बन सकते हैं, ट्राई हेलोजिनेटेड बन सकते हैं, पॉली हेलोजिनेटेड बन सकते हैं। कितने भी हेलोजन जोड़ सकते हैं अपन इस क्रिया विधि के माध्यम से। इस अभिक्रिया में अपन कितने भी हेलोजन जोड़ सकते हैं, एक हेलोजन भी जोड़ सकते हैं, दो भी जोड़ सकते हैं, तीन भी जोड़ सकते हैं, चार भी जोड़ सकते हैं, बहु हेलोजन भी जोड़ सकते हैं। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, हेलो एल्केन बनने वाला है। ठीक है, तो एल्केन के लिए क्या हो गया, रासायनिक गुणधर्म हो गया। एल्केन से हम क्या बना लेंगे, हेलो एल्केन बना लेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, एल्केन की रासायनिक गुणधर्म की बात चल रही है। ठीक है, ये तो ही बात की पूरी रिएक्शन हमारी अभिक्रिया में होने क्या वाला है। अब बात करूं कि अभिक्रिया क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन होगी हमारा कोई हमारा एल्केन है RH। R का मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसकी अभिक्रिया अगर मैं X2H म्यू के साथ करा दूं, या फिर X2 हीट के साथ करा दूं, जहां पर X क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, RH बन जाएगा।
क्या बन जाएगा यहाँ पे RX और साथ में क्या बन जाएगा HX, RX बन जाएगा और HX बन जाएगा। ये हमारी अभिक्रिया होगी। ठीक है, अभी मैं आपको मैकेनिज्म लिख के बताऊंगा। हर एक रिएक्शन का अपन मैकेनिज्म देखेंगे, जिसका काम का नहीं होगा उसका नहीं देखेंगे, लेकिन जिन जिन रिएक्शंस का काम का है उन सब का मैकेनिज्म अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके माध्यम से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारी अभिक्रिया है, सिंपल सी अभिक्रिया है, जिसमें एल्केन जो है वो किस में बदल रहा है, हेलो एल्केन में बदल रहा है। एक X भी जुड़ सकता है, एक से अधिक भी जुड़ सकते हैं, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन अपन देख लेंगे अभी। तो ये तो रिएक्शन थी। आओ उसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे चलेगा, जब भी आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिले, कोई भी अभिक्रिया मुक्त मूलक वाली दिखे, तो सारी मुक्त मूलक वाली अभिक्रियाओं में जो अभी मैं मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूं वही तरह का मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला मैं मैकेनिज्म के अनुसार पढ़ाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे कि अगर मुक्त मूलक आए तो किस प्रकार का मैकेनिज्म चलेगा। हमेशा मुक्त मूलक वाले केस में 3 स्टेप्स चलती हैं। एक होती है श्रृंखला प्रारंभ, एक होती है श्रृंखला संचरण और एक होती है श्रृंखला समापन अभिक्रिया। इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात अपने लिए नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अपन सबसे छोटा एल्केन यानी कि CH4 लेके चलते हैं, इससे जल्दी से समझ में आता है। ठीक है ना, तो CH4 पे अपन अभिक्रिया करके देखेंगे ताकि अपन को समझ में जल्दी से आ जाए। सबसे पहले अपन करेंगे श्रृंखला प्रारंभ। तो यहाँ पर जो हैलोजन है X और X के बीच में बंध बना हुआ है, इस बंध को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब वो ऊर्जा किसके फॉर्म में हो सकती है, वो फोटोन के रूप में हो सकती है, प्रकाश के रूप में हो सकती है, या फिर हीट के रूप में हो सकती है। बात समझ में आ रही है। तो फोटोन हो जाए, चाहे प्रकाश हो जाए, चाहे हीट हो जाए, प्रकाश का मतलब ही फोटोन है वैसे तो यहाँ पर इस बंध को तोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी ऊर्जा चाहिए जो इस बंध ऊर्जा के बराबर हो। जैसे ही मुझे फोटोन ऐसा मिल जाएगा hμ की प्रेजेंस में, ये किस में बदल जाएंगे बेटा, 2 मोल X मुक्त मूलक में बन जाएंगे। जब भी फोटोन दिया हो, प्रकाश दिया हो या फिर हीट दी हो, उस केस में जो बंध टूटता है वो कैसे टूटता है, समान विखंडन से टूटता है, यानी कि दोनों बराबर बराबर में टूटते हैं और क्या बनता है बेटा, मुक्त मूलक बनता है। और ऐसे मुक्त मूलक को क्या बोलेंगे फिर अपन, श्रृंखला प्रारंभ पद, यानी कि चेन इनिशिएशन स्टेप। इसको चेन इनिशिएशन स्टेप इसलिए बोला है बेटा क्योंकि यहाँ पर क्या जनरेट हुआ है, यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ है, मुक्त मूलक बना है। और मुक्त मूलक आपको पता है कि कैसा होता है, अत्यधिक अस्थायी होता है। कैसा होता है, अत्यधिक अस्थायी होता है। और कैसा होता है, हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है, इलेक्ट्रोफाइल प्रकृति का होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, किसकी तरफ भागेगा, जहां से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। तो ये चेन इनिशिएशन स्टेप है। अपन ने क्या किया है, बंध को तोड़ के एक बेकार चीज बनाई है, यानी कि अपन को बाहर से ऊर्जा देनी पड़ रही है। यानी कि ये स्टेप हमेशा कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी, यानी कि ऊष्मा छेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी, ऊष्मा शोषी होगी। हमेशा कैसी होगी, हमारे लिए ऊष्मा शोषी होगी। बात समझ में आती है आपको, क्योंकि हमने बाहर से ऊर्जा दी है, यानी कि अपन को ऊर्जा देनी पड़ रही है। हमेशा ये स्टेप ऊष्मा शोषी होगी, एंडोथर्मिक होगी। ये तो था आपका श्रृंखला प्रारंभ पद। पहला पद है इस तरह की अभिक्रियाओं में किस तरह से क्रियाविधि चलती है। पहला पद है जिसको बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभ पद, चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें दाई ओर, रिएक्शन के दाई ओर क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है। मैं बहुत आराम से तसल्ली से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं कि बताओ ये चेन इनिशिएशन है या श्रृंखला प्रारंभ पद है या श्रृंखला संचरण है। तो श्रृंखला प्रारंभ पद में हमेशा दाई ओर पे क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप अपनी कौन सी होगी बेटा, नेक्स्ट पद अपना होगा जिसको बोलेंगे श्रृंखला संचरण पद। हमारा मुक्त मूलक तैयार हो गया है, हमारा आक्रमण करने वाला तैयार हो गया, तो आक्रमण कराएंगे। यहाँ पर ये मीथेन है, मीथेन को जब इस X मुक्त मूलक के साथ मिलने का मौका मिलेगा तो X मुक्त मूलक क्या करेगा, यहाँ CH4 से हाइड्रोजन ले लेगा और इसको किस में बदल देगा, CH3 मुक्त मूलक प्लस HX में बदल देगा। अगर मैं इसको तरीके से लिखूं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और कार्बन हाइड्रोजन में क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर होता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो X मुक्त मूलक H पर अटैक करके उसको HX में बदल देगा और साथ में क्या बन जाएगा, CH3 मुक्त मूलक। बहुत से बच्चों का प्रश्न होता है कि सर X मुक्त मूलक इस कार्बन से भी तो अभिक्रिया कर सकता था, H मुक्त मूलक बना सकता था। ये भी बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H मुक्त मूलक अत्यधिक अस्थायी होता है। इस वजह से अपन कार्बन मुक्त मूलक बनाना पसंद करते हैं, H मुक्त मूलक बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें फिर अपन को ऊर्जा देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर X मुक्त मूलक H मुक्त मूलक के साथ क्या बना लेगा, HX, और पीछे क्या छूट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका भी समांश विखंडन हो जाएगा और X मुक्त मूलक H मुक्त मूलक के साथ HX बना के CH3 का मुक्त मूलक छोड़ देगा। ये आपकी कौन सी स्टेप है, ये आपकी स्लो स्टेप है। किसी भी अभिक्रिया में एक ही स्लो
स्टेप होती है जिसको आरडीएस भी बोलते हैं। आरडीएस का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो दर बताता है अभिक्रिया की कि ये फास्ट होगी या धीरे होगी, तीव्र होगी या फिर बहुत धीमे चलेगी। स्लो स्टेप मतलब धीमा पथ। इसी अभिक्रिया से अपन बता सकते हैं कि किस माध्यम से हमारी अभिक्रिया तीव्र चलने वाली है, धीरे चलने वाली है। यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या बन रहा है? कार्बन मुक्त मूलक, जो कि मैंने आपको बताया था कि मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बन मुक्त मूलक बनता है। जितना स्थायी कार्बन मुक्त मूलक होगा उतनी जल्दी ये अभिक्रिया पूर्ण होगी। अगर आपको 3-4 आपको एल्केन दे दें, उसमें पूछे भैया किसमें ये अभिक्रिया तीव्र गति से चलेगी, तो जिसमें मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी बन रहा होगा उसमें तीव्र गति से चलेगी। साथ ही साथ किस बात पर डिपेंड कर रही है? इस HX पे। जितना बढ़िया ये HX बन रहा होगा उतनी ज़्यादा बंद ऊर्जा निकल रही होगी सिस्टम से बाहर। जितने बढ़िया बंद ऊर्जा का ये बन रहा होगा उतनी ज़्यादा सिस्टम से ऊर्जा क्या निकल रही होगी? बाहर निकल रही होगी, उतनी जल्दी ये अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो अगर यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI की बात करूँ तो HF वाले की बंद ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे तीव्र किस में होगी? फ्लोरीनीकरण सबसे तीव्र होता है, जबकि आयोडीनीकरण कैसा होता है? सबसे धीमा होता है। आयोडीनीकरण तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जितना बढ़िया बंद ऊर्जा होगी HX की उतनी ही तीव्र क्या होगी? हमारी अभिक्रिया चलेगी। सारी की सारी अभिक्रिया की तीव्रता किस बात पे डिपेंड करती है? कि स्लो स्टेप कौन सी है। पूरी अभिक्रिया की दर स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। जो अभिक्रिया में स्लो स्टेप होगी उसी के माध्यम से अपन बता सकते हैं कि अभिक्रिया तेज चलेगी या धीरे चलेगी। उसमें क्या आइटम आ रहे हैं उन सभी आइटम पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर मुक्त मूलक आ रहा है, इस पर डिपेंड करेगा। HX आ रहा है, उसकी बंद ऊर्जा पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ ये हाइड्रोजन कितना क्रियाशील है उस बात पर भी निर्भर करेगा। अभी तो यहाँ पर चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं। अगर मान लो 2 प्रकार के हाइड्रोजन हो तो उसमें अपन को देखना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोजन तीव्र करेगा, कौन सा हाइड्रोजन धीरे करेगा। बेसिकली वो बात क्या है? वो यही है कि किसका मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी बनेगा। भाई हाइड्रोजन निकलने के बाद मुक्त मूलक बन रहा है, जिसका मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होगा वो वाला हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है ना? तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अगर इस तरह के हाइड्रोजन आ जाए तो 3 डिग्री वाला तीव्र देगा, क्योंकि 3 डिग्री वाले में क्या होता है बेटा? 3 डिग्री वाला मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होता है। खैर, अपना यहाँ पे कार्बन मुक्त मूलक बन गया। अब ये कार्बन मुक्त मूलक क्या करेगा? अगले X2 के यौगिक, एक बार बस लाइट का काम खत्म हो गया। यहाँ पे लाइट ने एक बार X मुक्त मूलक बना दिया। अब कार्बन मुक्त मूलक सारी की आगे की कहानी चलाएगा। एक बार यहाँ से चीज़ें चालू होगी, अब ये खत्म नहीं होने वाली, चलती रहेगी। एक बार मुक्त मूलक बन गया, अब रुकने वाली नहीं है। ये मुक्त मूलक अगला मुक्त मूलक प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से अगला मुक्त मूलक उत्पन्न करेगा। यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? CH3X, फिर से X मुक्त मूलक बन गया। फिर X मुक्त मूलक फिर CH4 पे आक्रमण कर सकता है, फिर CH3X बनेगा, फिर X मुक्त मूलक, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब मुद्दे की बात सुनो। ये तो था मोनो हेलोजिनीकरण, एक ही हेलोजन लगाया। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि X मुक्त मूलक CH4 पर आक्रमण ना करके इस CH3X पर ही कर दे। अगर ये CH3X पर ही आक्रमण कर देगा तो उस केस में यहाँ पर ये X मुक्त मूलक इस CH3X पर अगर आक्रमण करता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? CH2 मुक्त मूलक प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर HX, और CH2 मुक्त मूलक और यहाँ पर हेलोजन, ये हेलोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ। फिर ये CH2 मुक्त मूलक X जो है वो अगले X2 के मॉलिक्यूल पे, अगले X2 के यौगिक पे क्या करेगा? आक्रमण करेगा। ये मुक्त मूलक और क्या बन जाएगा? CH2, 2 हेलोजन लग जाएंगे प्लस फिर से X मुक्त मूलक। फिर X मुक्त मूलक फिर से एक हाइड्रोजन निकाल के 3 लगा देगा। जितने हाइड्रोजन हो उतने आप चाहो उतने बदल सकते हो, जितने हाइड्रोजन चाहो उतने बदल सकते हो सकता है कि इस पे ना आक्रमण करके किस पे कर दे? CH4 पे कर दे, तो CH3X ही बनता रहे। ऐसा कब होगा? बात को सुनते जाना बस। ऐसा कब होगा? जब CH4 अधिक्य में देगा। CH4 अगर अधिक मात्रा में मौजूद है तो X मुक्त मूलक के चांसेस टकराने के सबसे ज़्यादा किससे होंगे? वो होंगे CH4 के। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक यहाँ पर मैं बात करूं कि क्लासरूम है और उसमें मैं यहाँ पर 100 बच्चे बिठा दूं और 100 में से बोल दूं कि 80 चाइनीज़ है और 20 इंडियन है, 20 भारतीय और 80 चाइनीज़ है। अगर मेरे को लपड़ मारने की इच्छा हुई तो चांसेस लपड़ खाने के किसके ज़्यादा है? 80 चाइनीज़ के खाने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं रेंडमली मार रहा हूँ तो ज़्यादा किसके पड़ेगी? एक तो साले एक जैसे दिखते हैं, ठीक है ना? अधिक मात्रा में हुए तो लपड़ खाने के चांसेस उसके ज़्यादा है। 20 भारतीयों के लपड़ खाने के चांसेस कम है। लेकिन क्या 20 भारतीय खाएंगे ही नहीं? क्या खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं मेजरली बात करूं कि ज़्यादा चांसेस किसके हैं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो ज़्यादा चांसेस है चाइनीज़ लोगों के खाने के थप्पड़।
खाना भी चाहिए उनको, है ना। तो यहाँ पर CH4 है, तो CH4 अगर अधिक मात्रा में दिया है तो इस X मुक्त मूलक के टकराने की संभावना ज़्यादा किससे होगी, जो ज़्यादा मात्रा में उससे टकराने की संभावना ज़्यादा होगी, बार बार उसी को देखता रहेगा तो उसी पे टकराएगा। अगर मान लो ये CH4 अधिक मात्रा में नहीं है, उल्टा हमारा X2 अधिक मात्रा में है, अगर X2 अधिक मात्रा में तो X मुक्त मूलक ज़्यादा बनते होंगे, और ज़्यादा बनते होंगे तो इस पर भी आक्रमण कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। तो उस केस में X मुक्त मूलक अगर अधिक है तो CH4 सारे हाइड्रोजन हटने के चांसेस ज्यादा है। मेजर उत्पाद कौन सा है, मेजर उत्पाद वो वाला बनेगा, मुख्य उत्पाद वो वाला बनेगा जिसमें हाइड्रोजन सारे हट जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि CH4 अधिक दिया है या X2। अगर CH4 अधिक दिया है तो बार बार इसी पे चांसेस है अटैक होने के, आक्रमण होने के। अगर X2 ज्यादा दिया है तो X2 के चांसेस किसके, सब पे आक्रमण करने के। इस तरह के पद को क्या बोला जाता है बेटा, यहाँ से यहाँ तक। वैसे तो आपकी कहानी यहाँ तक ही खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने ये 2 स्टेप इसलिए लिखे ताकि आपको ये भी पता चले कि मोनो के अलावा डाई भी बन सकता है, ट्राई भी बन सकता है, टेट्रा भी बन सकता है। इसको बोलते हैं बेटा श्रृंखला संचरण पद, यानी कि चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब ये जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों हो सकती है। ऊष्मा शेपी भी हो सकती है और ऊष्मा शोषी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा। ये ऊष्मा शेपी भी हो सकती है या ऊष्मा शोषी भी हो सकती है, दोनों है। वो डिपेंड करेगा कि आपका क्या बना हुआ है। ध्यान से देखोगे तो इसमें देखोगे तो आप दोनों तरफ मुक्त मूलक आ रहे हैं। हर केस में देखो आप CH4 X मुक्त मूलक इधर भी आ रहे हैं और इधर भी मुक्त मूलक, 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 इधर भी मुक्त मूलक। तो श्रृंखला संचरण पद को पहचानने का तरीका क्या है, जिसमें दोनों तरफ मुक्त मूलक आते हों। धीमा पद कौन सा है, जिसमें मध्यवर्ती कार्बन मुक्त मूलक बनता हो। श्रृंखला प्रारंभ पद कौन सा है, जिसमें एक तरफ मुक्त मूलक बनता हो, वो भी कौन सी तरफ, दाएं तरफ। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर कभी तो ये अभिक्रिया खत्म होती होगी। तो बिल्कुल होती है। वो कौन सा पद होगा, श्रृंखला समापन पद होगा। अगर मैं इन मुक्त मूलक को खत्म करता जाऊं, आप चाहो तो ये पोज करके नोट डाउन कर सकते हो, इधर वाला, ठीक है, पोज करके नोट डाउन करना है, ठीक है ना। आराम से तसल्ली से धीरे धीरे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जाओ। पहली अभिक्रिया है इसलिए मैं इतना धीमे धीमे चल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आप मेरे साथ हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर उसके बाद दिक्कत अपने को आने वाली नहीं है। आप रूबरू होते जाओगे, हाँ भाई अभिक्रिया ही तो है, चलने दो। बहुत सारी चीज़ें आपको नॉर्मल लगने लग जाएंगी, ठीक है। तीसरा पद कौन सा होता है बेटा, श्रृंखला समापन पद होता है, ठीक है ना। अब श्रृंखला समापन कब हो सकती है, जब X मुक्त मूलक वापिस से X मुक्त मूलक से ही टकरा जाए और क्या बना दे, X2 बना दे। या फिर क्या हो सकता है, जब CH3 मुक्त मूलक के साथ कंबाइन हो जाए और क्या बना दे, CH3 बना दे। ये भी गैस, ये भी गैस। और क्या हो सकता है, CH3 मुक्त मूलक X मुक्त मूलक के साथ मिलके क्या बना दे, CH3X बना दे। यानी कि डब्बे में से चीज़ें कम होती जा रही हो तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ये गैस बन गई तो उड़ती जा रही है। जब मुक्त मूलक से अभिक्रिया करके जुड़ते जा रहे हैं तो मुक्त मूलक कैसे होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो ये खत्म होनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-4 घंटे में खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो जब मुक्त मूलक आपस में कंबाइन होके यहाँ पर एक यौगिक बना लेते हैं, और वो यौगिक कैसे होते हैं, जो डब्बे में से बाहर निकल जाए या तो गैस के फॉर्म में, तो उनको क्या बोलते हैं, श्रृंखला समापन पद बोलते हैं। ये कैसी है बेटा, अपनी श्रृंखला समापन पद है। कभी भी आपको मुक्त मूलक वाली अभिक्रियाएं दिखे तो ये 3 पद चलते हैं, श्रृंखला प्रारंभ पद, एक होता है श्रृंखला संचरण पद, एक होता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में भी केवल एक ही तरफ मुक्त मूलक है, लेकिन अब की बार बाएं साइड में, बाएं तरफ है। और ये हमेशा कैसी होगी बेटा, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि यहाँ पर बंद बन रहा है, और बंद बन रहा है तो सिस्टम से ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो इसको ऊष्मा क्षेपी बोला जाएगा। बात समझ में आई, इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी बोलेंगे। तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा मैकेनिज्म था। इस तरीके से अपना उत्पाद बनता है। इधर देखो एक बार, इधर आओ। यहाँ पर अपना उत्पाद कहाँ बना था बेटा, ये हमारा क्या था, उत्पाद। ये भी हमारा क्या है, उत्पाद। अगर मुझे कोई बोल दे कि डाई हेलोजिनेटेड बनाना है तो मैं डाई हेलोजिनेटेड ऐसे बनाऊंगा। मुझे पॉली हेलोजिनेटेड बोल दे तो मैं वापस से इस पर अभिक्रिया करके एक और X जोड़ दूंगा, फिर एक और X जोड़ दूंगा। जब तक हाइड्रोजन है जब तक X जुड़ सकता है। मुद्दा क्या है, मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा।
मोनो वाला बनेगा या फिर पॉली वाला बनेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको मीथेन एक्सेस में दिया है, अधिक्य में दिया है, या फिर X2 अधिक्य में दिया है। अगर मीथेन अधिक्य में दिया है तो उत्पाद मोनो हेलोजिनेटेड वाला मुख्य बनेगा, और X2 अधिक्य में दिया है तो फिर सारे के सारे हाइड्रोजन हटके जो हेलोजन लग जाएंगे वो मुख्य बनेगा। और किस पे डिपेंड कर रहा है? HX पे रेट डिपेंड कर रही है, CH3 मुक्त मूलक पे रेट डिपेंड कर रही है, और इस हाइड्रोजन की क्रियाशीलता पर रेट डिपेंड कर रही है। तो इन तीनों बातों को अपन नोट करेंगे, विशेषता के रूप में लिखेंगे अभिक्रिया की, ठीक है ना। तो इन बातों पे मैंने बता दिया आपको रेट कैसे निर्भर करती है, बस मैं लिखने का काम करूंगा। ये आप पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हो, फिर आप ये पोस्ट करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन लिखते हैं इस अभिक्रिया की विशेषताएं। मेरा पैटर्न हमेशा सारी अभिक्रियाओं के लिए ये रहेगा, ठीक है ना। अभिक्रिया की विशेषताएं, रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिएक्शन से अपन ने क्या क्या जानकारी जुटा ली। पहले अपन रिएक्शन के बारे में लिखेंगे कि उसमें कौन सा मध्यवर्ती बनता है, कौन कौन से अभिकारक, कौन से अभिकर्मक, क्या उत्पाद बनेगा, क्रियाविधि, ताकि आपको रिवाइज करने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाना है हर लेक्चर के बाद बनाना है, वो मत करना एक हफ्ते बाद बनाऊंगी, एक महीने बाद, वो नहीं होता। हर लेक्चर के बाद शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। रिएक्शन लिखाई, फिर क्रियाविधि लिखाई, अब उसकी विशेषता लिखा रहा हूँ, फिर उदाहरण कराऊंगा, एक प्रॉपर तरीके से काम चलेगा। और आपको मैंने मुक्त मूलक वाला क्रियाविधि सिखा दी, आगे चल के मैं इसको सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकता हूँ। बात समझ में। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, सर ये मुक्त मूलक अभिक्रिया तो समझ में आ गई, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे है? एक बार इधर वापस आओ, यहाँ पर देखो आप, इस हाइड्रोजन के स्थान पर कौन लगा है बेटा? हेलोजन लग गया। हाइड्रोजन के स्थान पर क्या लग गया बेटा? हेलोजन लग गया। और अगर किसी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा परमाणु या कोई दूसरा समूह आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने जीओसी वाले लेक्चर में बताई थी आपको, जिसमें मैंने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी कि H की जगह X लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर ये जो X है वो किस रूप में लगा था? मुक्त मूलक के रूप में लगा था, इसलिए मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। या फिर इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये समूह कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात थी। आओ अभिक्रिया की विशेषताएं लिखेंगे। सबसे पहली तो अपन बात करेंगे अभिक्रिया की दर के बारे में। किसके बारे में? अभिक्रिया की दर। और अभिक्रिया की दर किस किस बातों पर निर्भर कर रही है वो सब देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं अभिक्रिया की दर को? आगे चल के मैं जगह जगह पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखूंगा, क्योंकि अभिक्रिया की दर लिखने में मजा नहीं आता यार। सबसे पहली रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो इस अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर निर्भर कर रही है? कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी पर निर्भर कर रही है। जितना ज़्यादा कार्बन मुक्त मूलक स्थायी होगा उतनी तीव्र ये अभिक्रिया चलने वाली है। बात समझ में आती है? सबसे पहली बात तो किस पर निर्भर कर रही है? कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी जितना ज़्यादा स्थायी होगा उतनी ज़्यादा अभिक्रिया की दर होगी, उतनी तीव्र अभिक्रिया चलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी का क्रम पूछूं मैं आपसे, तो कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। फिर इसके बाद में अपना CH3 मुक्त मूलक आता है। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, फिर 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक, फिर 1 डिग्री, फिर अपना कौन आएगा? CH3 मुक्त मूलक आएगा। क्योंकि 3 डिग्री में आपका +I और +S से वो सबसे ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कार्बन मुक्त मूलक को आप काब्धनायन की तरह भी मान सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी पर निर्भर कर रही है, तो पहली बात हो गई। और किस पे निर्भर कर रही है? दूसरी बात क्या बताई थी मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर एक और बात पर निर्भर करती है, वो करती है किस पे? HX के बंध सामर्थ्य पर। HX के बंध सामर्थ्य पर निर्भर करती है। HX के बंध सामर्थ्य पर क्यों करती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि HX बनता है तो उसमें से बंध ऊर्जा निकलती है, और जितनी ज़्यादा बंध ऊर्जा निकलेगी उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन की तीव्रता बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होता जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि HX के बंध सामर्थ्य का क्रम बताएं, का क्रम, HX के बंध सामर्थ्य का क्रम पूछूं तो सबसे ज़्यादा HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI होगा। और मुझे ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है? 1s2p, 1s3p, 1s4p, 1s और 5p। तो सबसे बढ़िया बंध कौन सा है? 1s2p। इसकी बंध लंबाई कम है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ से निकलेगी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फोटो एलोजिनेशन किसके लिए सबसे ज़्यादा होगी, कब क्रम पूछूं तो फ्लोरिनेशन में सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमीनीकरण, फिर आयोडीनीकरण होगा।
बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा फ्लोरीनीकरण होगा। फ्लोरीनीकरण इतना तीव्र होता है कि उसको प्रकाश की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो प्रकाश की अनुपस्थिति में ही ये अभिक्रिया दर्शा देता है, क्योंकि HF की जो बंद ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है। तो अंधेरे में भी अपन फ्लोरीनीकरण करा सकते हैं, जबकि क्लोरीनीकरण ब्रोमीनीकरण कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रकाश देना पड़ेगा या हीट देनी पड़ेगी। लेकिन फ्लोरीनीकरण हम अंधेरे में यानी कि डार्क कमरे में भी करा सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन मुक्त मूलक कैसा होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है। जबकि आयोडीनीकरण की बात करूं तो HI कैसा है अपना, HI हमारा होता है बहुत बढ़िया अपचायक होता है। ये क्या होता है, अपचायक। अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरे को रिड्यूस करता हो और खुद क्या होता हो, ऑक्सीडाइज होता हो। तो ये भयंकर अपचायक है अपना। ये वापस से क्या करेगा, अभिक्रिया को पीछे ले आएगा, यानी कि अभिक्रिया को उत्कर्मणीय बना देगा। अगर अपन को आयोडीनीकरण कराना है तो हमें कुछ ऑक्सीकारक मिला के आयोडीनीकरण कराना पड़ेगा, तभी जाके वो अभिक्रिया आगे चल पाएगी और HI उस ऑक्सीकरण यौगिकों के साथ जो है जुड़कर रेडॉक्स अभिक्रिया करके वो सेटल आउट हो जाएगा और हमारा अल्काइल आयोडाइड बन सकता है। तो दूसरी बात किस पर डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन HX के बंध सामर्थ्य पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं तीसरा बोलूं आपको कि तीसरी बात किस पर डिपेंड कर रही है, तो मैं इधर से ये मिटा देता हूं और यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तीसरा किस पर डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फोटोहैलोजिनेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है कार्बन हाइड्रोजन, या ऐसे लिख लो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता पर। ठीक है, जितना ज्यादा अपना हाइड्रोजन क्रियाशील होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ फोटोहैलोजनीकरण होगी। और हाइड्रोजन की क्रियाशीलता किस बात पर निर्भर कर रही है, वो वही आ जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्रम आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री हाइड्रोजन जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि उससे बनने वाला कार्बन मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी है। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, यही क्रम चलने वाला है किसमें, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता में भी, क्योंकि उससे बनने वाला कार्बन मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी है। ये तो बात हो गई सबसे पहली किसकी, अभिक्रिया की दर की। कि अभिक्रिया की दर किस बात पर निर्भर करती है, कार्बन मुक्त मूलक के स्थायी पर, HX के बंद ऊर्जा पर। यानी कि फ्लोरीनीकरण सबसे तीव्र होगा, आयोडीनीकरण सबसे स्लो होगा, सबसे धीमे होगा। धीमा पद कौन सा है वो सब बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर ये अभिक्रिया की विशेषता का पहला पॉइंट मिटा दिया मैंने, क्योंकि आपने लिख लिया होगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला भैया पोज करके लिख सकते हो आप, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट अपन बोलेंगे कि फ्लोरीनीकरण कैसा होता है, बहुत तीव्र होता है। तीव्र क्यों होता है, क्योंकि HF की बंद ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि विस्फोट होने के चांस भी है, इसलिए अंधेरे में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरीनीकरण अत्यधिक तीव्र होता है एवं इसमें विस्फोट होता है, क्योंकि HF की बंद ऊर्जा बहुत अधिक होती है एवं यह अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति यानी कि अंधेरे में होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति में हो जाती है। प्रकाश डालोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, प्रकाश की अनुपस्थिति में फ्लोरीनीकरण कराना चाहिए, क्योंकि HF की बंद ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारे लिए। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे लिए, देखो आप ये आपने लिख लिया होगा पोज करके। आयोडीनीकरण की बात करते हैं बेटा। आयोडीनीकरण कैसी है हमारे लिए, उत्कर्मणीय अभिक्रिया है। आयोडीनीकरण कैसा होता है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया होता है। क्यों होती है, क्योंकि जो उसमें बनने वाला HI है वो क्या है, अपचायक है, एक अच्छा अपचायक है, और उस अच्छे अपचायक की वजह से वो अभिक्रिया वापस पीछे आना चाहती है। अगर आप उस अभिक्रिया को आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर आपको उसमें ऑक्सीकारक मिलाने पड़ेंगे। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, RH की अभिक्रिया मैंने I2 की उपस्थिति में कराई तो होगा क्या बेटा,
यहाँ पर RI तो बनेगा लेकिन साथ में HI बनेगा, और एक HI क्या है हमारा, अच्छा अपचायक है। और अच्छा अपचायक है तो ये अभिक्रिया आगे जाने की बजाय, आगे का तो बहुत कम एरो है, पीछे जाना ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन अगर आप क्या करो, इस HI में प्रबल ऑक्सीकारक डाल दो, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे आपने HNO3 डाल दिया या फिर HiO4 डाल दिया, तो HNO3 HiO4 कैसे होते हैं, आपके प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक। अगर आपने प्रबल ऑक्सीकारक डाल दिए तो यहाँ से क्या उत्पन्न होने लग जाएगा बेटा, I2 वापस बनने लग जाएगा। और अगर I2 बनने लग गया तो हमारा क्या बनने लग गया बेटा, हमारा अभिकारक वाली साइड पे चीजें बनने लग गई। और ली चेटेलियर सिद्धांत के अकॉर्डिंग रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर चीजों की कमी हो रही है। ये I2 बनता जा रहा है, इधर चीजें बढ़ती जा रही हैं, इधर से चीजें कम होती जा रही हैं, तो ली चेटेलियर सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होगा, यह अभिक्रिया आगे जाने लग जाएगी, फॉरवर्ड जाने लग जाएगी, आगे जाने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को नोट डाउन करेंगे, तीसरा पॉइंट बना के पूरा ये पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना भाई। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा रहा हूं। कभी भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है या मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे ये सब चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है, इसलिए लिखा रहा हूं मैं आपको। तो यहां पे लिखेंगे आयोडीनीकरण उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें प्रबल अपचायक HI बनता है जो अभिक्रिया को पश्च ले जाता है और एल्केन बनाता है। यदि इस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय बनाना है तो प्रबल ऑक्सीकारक HiO3 HNO3 इत्यादि, HiO3 कर लो आप, HiO3 HNO3 इत्यादि की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराएं। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे। मैंने जो ऊपर परिभाषा, जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है उसको परिभाषा के रूप में भी लिखा दिया पूरा का पूरा आपको, ठीक है ना, कि आयोडीकरण क्यों उत्क्रमणीय होती है, उसको अनुत्क्रमणीय बनाना है तो अपन को प्रबल ऑक्सीकारक मिलाने पड़ेंगे, तभी जाके अपन उसको क्या बना सकते हैं, इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बना सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं इस अभिक्रिया में धीमा पद कौन सा है, धीमे पद में क्या बनता है, तो धीमे पद में कार्बन मुक्त मूलक बनता है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या है, कार्बन मुक्त मूलक है। वो सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखाना चाहता। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको जितने मुझे लिखाने की आवश्यकता थी वो लिखा दिए। रेट ऑफ रिएक्शन पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि इस बात पे निर्भर कर रहे हैं, तीन पॉइंट्स पे निर्भर कर रहे हैं। और आयोडीनीकरण फ्लोरीनीकरण की बात बतानी थी, वो वाली बात बता दी, ठीक है। अब करेंगे अपन क्वेश्चंस खूब सारे, पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लो और आराम से फिर बात करते हैं। हाई आपने लिख लिया होगा। अब सवाल करते हैं, काफी सारे सवाल करने अपने को, ठीक है ना, काफी सारे अपन को ट्राई करनी रिएक्शंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 1, सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी समझ लेना सीधे वहाँ पे प्रश्न हो जाएगा आपसे, ठीक है। Cl2H है, CH4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया करा रहे हैं, CH4 की अभिक्रिया Cl2H की प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या संभव उत्पाद बनेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मेरा, संभव उत्पाद बनाए। फिर नेक्स्ट सवाल है, ये अधिक्य में दे दिया मैंने, यानी कि एक्सेस में दे दिया। अधिक्य मतलब एक्सेस, एक्सेस में CH4 दिया है, मुख्य उत्पाद बताएं। मैंने आपको सारी चीज बता दी कि कब ये मुख्य होगा, कौन सा मुख्य होगा,
मैकेनिज्म में मैंने आपको बता दिया था। एक्सेस में ये दिया हुआ है सनलाइट के रेस में मुख्य उत्पाद बताएं। संभव उत्पाद बताएं। अभी मैंने यहाँ पर त्रिविम समावता को शामिल नहीं किया है, आप सिंपल संरचनात्मक समावयवी बनाओ। जब मैं त्रिविम को जोड़ूंगा तब आपको त्रिविम भी देखना है, ठीक है ना। 11th क्लास के बच्चों के लिए त्रिविम समावता नहीं है। त्रिविम मतलब कौन सा वाला, प्रकाशीय समावता वाला, है ना, ज्यामिति समावता तक आप कर सकते हैं, लेकिन 12th वाले बच्चे जो हैं वो पूरा का पूरा करके करेंगे। करो पहला सवाल, ट्राई करो क्या क्या बन सकती है, क्या क्या संभावना है, पोज करके ट्राई करो। तो मैंने आपको बताया था कि एक Cl लग सकता है, 2 Cl लग सकते हैं, 3 Cl लग सकते हैं और चारों के चारों हाइड्रोजन हटके Cl लग सकते हैं, है ना। एक हाइड्रोजन हटके भी लग सकता है, 2 हाइड्रोजन हटके भी लग सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सब बन सकता है। जितने हाइड्रोजन है सब जा सकते हैं। वो कैसे जाते हैं वो मैंने आपको पूरा का पूरा श्रृंखला संचरण पद में बता दिया था, ठीक है। अगर मेरे पास CH4 अधिक में दिया है, एक्सेस में दिया है, तो फिर यहाँ पर मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा। यहाँ से जो क्लोरीन का मुक्त मूलक होगा वो, क्योंकि ये एक्सेस में है तो बार बार किससे टकराने की कोशिश करेगा, CH4 से टकराने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद बनेगा बेटा वो कौन सा बनेगा, CH3Cl बनेगा। जबकि अगर Cl2 एक्सेस में दिया हो, Cl2 अधिक में दिया हो, तो उसकी मर्जी वो इस पर आक्रमण करे या फिर CH3Cl पे कर ले या CH2Cl2 पे कर ले। तो जहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में दिया है तो सारे के सारे हाइड्रोजनों को निपटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन की कोई कमी नहीं है। जितने चाहो उतने क्लोरीन इस्तेमाल कर लो, तो यहाँ पर मुख्य उत्पाद CCl4 बनेगा। बात समझ गए। क्योंकि अगर CH3Cl बना तो उस पर दोबारा आक्रमण कर सकता है, क्योंकि Cl2 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, Cl2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। CH3 दिया हुआ है, आपको सारे संभव उत्पाद बनाने हैं। एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगाओ, फिर 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगाने की संभावना है, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl, 6 Cl, कितने Cl लग सकते हैं यहाँ पर, कितने उत्पाद बनेंगे इसके। अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये इथेन है, इथेन पे क्लोरीनीकरण कराने पर कितने उत्पाद बनेंगे, संभव उत्पाद तो कितने बनेंगे, वो नंबर पूछ सकता है इंटीजर वाला सवाल बना के। वो आपसे इसमें सीधे सीधे मोनो हेलोजिनेटेड, डायहेलोजिनेटेड के नंबर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप सारे बना के देख लेते हैं, पोज करके ट्राई करते रहो। तो यहाँ पर अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा, CH3CH2Cl। अगर मैं 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो 2 हाइड्रोजन हटाने की संभावना क्या क्या है, दोनों क्लोरीन यहाँ पर जोड़ दूं। और क्या संभावना है, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर जोड़ दूं। ये वाला जेम डाइक्लोराइड है, ये वाला विसिनल डाइक्लोराइड है। मैंने आपको बता दिया था जेम क्या होता है, एक ही कार्बन पे 2 समान समूह लगे हों और अगल बगल वाले पर 2 समान समूह लगे हों। अगर 3 क्लोरीन की बात करूं, यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जगह कम है, ठीक है। तो तीनों क्लोरीन लगने की संभावना क्या है, एक ही जगह पर तीनों लग जाए। 3 क्लोरीन लगने की संभावना क्या है, एक इधर लग जाए और 2 इस तरफ लग जाए। अब चाहे 2 इधर लग जाए, 2 इधर लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 क्लोरीन लगने की संभावना क्या है, 2 इधर लग जाए। 4 क्लोरीन लगने की संभावना क्या है, एक इधर 3 इधर लग जाए, ठीक है। इसके अलावा और कोई संभव नहीं है। 5 क्लोरीन लगने की संभावना क्या है, 3 इधर लग जाए, 2 इधर लग जाए। और 6 क्लोरीन लगने की संभावना कितनी है, 1 है। सारे के सारे हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लग जाए। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर आपसे पूछे कितने संभव उत्पाद बनेंगे तो 9 संभव उत्पाद बनेंगे। मोनो वाला 1, डाई वाला 2, ट्राई वाला 2, टेट्रा वाले 2, पेंटा और हेक्सा वाले 1 बनेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। इस तरह के सवाल आपसे, ये तो टुच्चे सवाल है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है ना। मतलब ये तो वो था ना, जैसे अपन बम फोड़ने दिवाली पे स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, चिटपटी फोड़ लेंगे, मुर्गा छाप पटाखा फोड़ लेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी औकात बढ़ती आती है, अपन सूतली बम की तरफ चलते हैं। तो बस अब आप ही आ रहे हैं अपन सूतली बम की तरफ, धीरे धीरे आएंगे। क्योंकि क्या है, एकदम से अचानक से ही भारी मामला दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी सिंपल चल रही है, सिंपल करते रहो। एक बार रूबरू हो जाओगे फिर कोई टेंशन नहीं है अपने को, तुम्हारी मर्जी जितने सवाल ले लो। फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बिना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े सवाल ट्राई नहीं करेंगे। संभव मोनो क्लोरीनेटेड
उत्पाद कितने मोनोक्लोरिनेटेड, मोनो मतलब एक क्लोरीन लगाने पर कितने बनेंगे वो बताने हैं आपको। अगेन वही सवाल, संभव मोनोक्लोरिनेटेड उत्पाद, वही सवाल संभव मोनोक्लोरिनेटेड उत्पाद। साथ के साथ इस वाले में आपको बताना है उत्पाद बनाएं एवं मुख्य उत्पाद बताएं। साथ के साथ अपन को मुख्य उत्पाद भी बताना है कि इसमें मुख्य कौन सा बनेगा। पहले ये 3 सवाल ट्राई करेंगे, फिर आगे ट्राई करेंगे अपन, है ना। पोज करके ट्राई करो। अब यहाँ पर आपने देखा होगा जितने भिन्न तरह के हाइड्रोजन होंगे उतनी तरीके से क्लोरीन इस यौगिक पे जुड़ सकता है। यहाँ पर कितने भिन्न हाइड्रोजन है, एक ही तरह का हाइड्रोजन है, चाहे यहाँ जोड़ लो, 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 सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं बेटा, सेम टाइप के हैं। इसलिए केवल एक मोनोक्लोरिनेटेड उत्पाद संभव है, ये वाला क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, कहीं पर भी लगा लो, IUPAC नाम नहीं बदलेगा। यहाँ आप लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कार्बन की चारों से एकता पूर्ण है। तो यानी कि यहाँ पर भी कितने संभव मोनोक्लोरिनेटेड उत्पाद बनेंगे, एक ही बनेगा। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें कितने तरह के हाइड्रोजन है बेटा, एक हाइड्रोजन ये वाला है और एक हाइड्रोजन ये वाला है। ये वाला और ये वाला सेम है, इन दोनों पे जोड़ोगे तो सेम IUPAC नाम आएगा, लेकिन यहाँ पे अलग आने वाला है। तो यहाँ पर जोड़ूंगा तो क्लोरीन ऐसा बनेगा और यहाँ जोड़ूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। अब जोड़ने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता था और यहाँ पे मुक्त मूलक बनता था। तो अगर इस वाले में मुक्त मूलक बनता था तो कितने अल्फा हाइड्रोजन आते थे, 6 अल्फा हाइड्रोजन आते थे। यहाँ पर मुक्त मूलक बनता था तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आते बेटा, 2 आते, क्योंकि अल्फा ये होता और यहाँ पर अल्फा अल्फा कितने यहाँ पर है। अगर मुक्त मूलक बनाता तो कैसे, यार समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हारे। यहाँ पर मुक्त मूलक, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। तो अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 2, बताओ मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ये वाला हमारा मुख्य हो जाएगा, ये हमारा मेजर हो जाएगा। क्यों मेजर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये वाला कार्बन मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी है, ये वाला कार्बन मुक्त मूलक कम स्थायी है, इसलिए ये वाला अपना मुख्य उत्पाद हो जाएगा। इतनी सी बात है, बात समझ में आती है। 7 एग्जाम्पल हो गए अपने, 8वां एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें कुछ कायदे की बातें होंगी, फिर उसके बाद उससे बेटर वाले देंगे। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। अपने को बहुत ऊपर जाना है, लेकिन एकदम से बिल्कुल ऊपर नहीं जाना। यहां पर मैंने दिया ये ब्यूटेन, ब्यूटेन की अभिक्रिया करानी है Cl2H के साथ, ठीक है। उत्पाद जो भी बनेंगे अपन को क्या क्या बताना है, एक ही सवाल में मैं कई सारे सवाल बना सकता हूँ, सारे सवाल आप देख लो। यहां पर सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कुल संभव उत्पाद बताएं, इसको X बोल दिया। कुल संभव संरचनात्मक समावयवी उत्पाद, इसको मैंने Y बोल दिया। कुल संभव आंशिक आसवन द्वारा उत्पाद, इसको मैंने Z बोल दिया। XYZ इसलिए बोला क्योंकि मैं जितने भी आप सवाल कराऊंगा उसमें XYZ तो मैं दूंगा ही दूंगा। उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं इसमें आपको बताना है कि प्रतिबिंब समावयवी कितने बनेंगे। प्रतिबिंब समावयवी बता दो की संख्या, प्रतिबिंब समावयवी युग्मों की संख्या, प्रतिबिंब समावयवी युग्म कितने बनेंगे। इसमें आप बता दो किरेल कितने बनेंगे, इसमें आप बता दो अकिरेल कितने बनेंगे। समझ रहे हो, इतने तरीके के सवाल एक ही यौगिक के बारे में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कुल संभव यहां पर लिखेंगे मोनोहेलोजिनेटेड, कुल संभव मोनोहेलोजिनेटेड, सब मोनोहेलोजिनेटेड है ना। आपको मोनो के लिए बताना है, डाई वाई के लिए नहीं बताना, केवल मोनोहेलोजिनेटेड के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर जो भी होगा सब मोनोहेलोजिनेटेड। तो यहाँ लिख देता हूं मैं मोनोहेलोजिनेटेड उत्पाद। और ट्राई किसको करना है, आपको करना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा।
12th वाले बच्चे इसमें त्रिविम समानता लगा सकते हैं, और अगर 11th वाले हैं तो वो फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी सेकंड कर सकते हो, बस 11th वालों के लिए सेकंड कर सकते हो। और अगर जिन्होंने त्रिविम समानता पढ़ लिया वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो पढ़ ही लिया है, त्रिविम समानता पढ़ा दिया मैंने 11th में भी, तो आप कर सकते हो पूरा, है ना, बेनिफिशियल ही है आपके लिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मुक्त मूलक बनने के चांसेस क्या क्या है बेटा। यहाँ ये वाला हाइड्रोजन अलग है, ये वाला और ये वाला सेम है। फिर दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ पर ये वाला मुक्त मूलक बन सकता है, ये वाला सेम है। अब जब ये मुक्त मूलक बनता है तो मुक्त मूलक के बारे में इधर ध्यान दो, मैंने आपको पहले भी बताया था। मुक्त मूलक का मतलब क्या होता है, आधा भरा हुआ पी कक्षक, जो कि क्या होता है, ज्यामिति कैसी होती है इसकी, त्रिकोणीय समतलीय, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है ना। ये कैसा है, पी कक्षक है बेटा, और पी कक्षक कैसा होता है, इस त्रिकोणीय समतली के लंबवत होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर मैं बात करूँगा मुक्त मूलक की, तो यहाँ पर क्लोरीन का मुक्त मूलक जुड़ेगा तो सीधे ऐसे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन के मुक्त मूलक को जोड़ूंगा तो वहाँ पे क्लोरीन बनेगा, और क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, किरेल केंद्र बन जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या क्या बनेगा, आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। दो संभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो मुक्त मूलक बना है इसमें आक्रमण ऊपर से भी हो सकता था बेटा, नीचे से भी हो सकता था। तो अगर ऊपर से होगा तो छतरी नीचे की तरफ खुलेगी, और नीचे से होगा तो छतरी ऊपर की तरफ खुलेगी। जब नीचे खुलेगी तो मान लो आर है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब किधर होगा, ऊपर छतरी वाला होगा, तो वो क्या होगा, एस होगा। तो अगर किरेल केंद्र आ रहा है तो किरेल केंद्र आने पर आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। यानी कि इसके कितने बन रहे हैं, 2, इसके कितने बन रहे हैं, 1, कुल कितने बन रहे हैं, 3। कुल संभव मोनो हेलोजिनेटेड संरचनात्मक कितने बन रहे हैं, संरचनात्मक में क्या आर और एस काउंट करते हैं क्या, नहीं करते। तो कुल संरचनात्मक कितने बन रहे हैं बेटा, 2। अगर कुल संभव आंशिक आसवन द्वारा कितने उत्पाद बन रहे हैं, तो आंशिक आसवन के बारे में मैंने आपको बताया था। आंशिक आसवन से प्रतिबिंब समाविवियों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये जो आर और एस बन रहे हैं ये प्रतिबिंब समावि बन रहे हैं, यानी कि इन दोनों को एक ही काउंट करूंगा, क्योंकि यहां से अगर इसको मैं उबालना चालू करूंगा, यानी कि क्वथनांक बिंदु देखूंगा, तो दोनों का समान आने वाला है। यानी कि आंशिक आसवन द्वारा ये एक ही यूनिट के रूप में निकलेगी, एक ये और एक ये, यानी कि कितने निकलेंगे, 2। प्रतिबिंब समावियों की संख्या कितनी आ रही है, केवल 2 प्रतिबिंब समावयवी बन रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब समावयवी कितने आ रहे हैं, 2। प्रतिबिंब समावयवी युग्म कितना आ रहा है, एनेंटियोमर पेयर कितना आ रहा है, 1। इन दोनों को मिला के एक पेयर बोला जाएगा। किरेल कितने हैं, ये 2 किरेल है, ये तो अकिरेल है, इसमें तो पीओएस सीओएस आ रही है, कोई किरेल केंद्र नहीं है। जब किसी यौगिक में एक किरेल केंद्र होता है तो वो हमेशा कैसा होता है, किरेल होता है। तो यहाँ पर किरेल कितने आ रहे हैं, 2। अकिरेल कितना आ रहा है, 1। कौन सा वाला, ये वाला। तो होने तो कितने चाहिए थे, 2 उत्पाद होने चाहिए थे, लेकिन आ कितने रहे, 3, क्योंकि किरेल केंद्र बन रहा है, और किरेल केंद्र बन रहा है तो ऊपर से भी आक्रमण हो सकता है और नीचे से भी आक्रमण हो सकता है, यानी कि आर भी बन सकता है और एस भी बन सकता है। इतनी सी बात आपको सोचनी थी, बात समझ में आई। तो इतने सारे प्रश्न एक ही सवाल में कर सकते थे। तो जहां जहां पर आपका किरेल केंद्र बन रहा है तो आपको मैंने त्रिविम समावयवता की गणना करना सिखाया है, उस चीज को आपको काउंट में रखना पड़ेगा, उस चीज को आपको सोच के चलना पड़ेगा। बात समझ में आती है क्या? तो ये क्वेश्चन बहुत उम्दा था, इस पे स्टार लगाएंगे, ठीक है। एक बार वाले से वापस से रिपीट करके देख लो, कोई जल्दीबाजी अपने को नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखो आप इधर, लेवल बढ़ाते जाएंगे अपन, ठीक है। Cl2H है ना, क्या बनाना है आपको, वही मोनो हेलोजिनेटेड उत्पाद। X बताना है, Y बताना है, Z बताना है। X Y Z मैंने आपको बता रखा है। X कुल संभव उत्पाद, Y क्या होंगे, संरचनात्मक वाले, Z आंशिक आसवन द्वारा। अब यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न हाइड्रोजन देखने हैं, हर हाइड्रोजन को हटा के एक एक क्लोरीन लगा के देखना है। अगर किरेल केंद्र बनने की संभावना है तो वो 2 बनेंगे, नहीं बनने की संभावना है तो वो 1 बनेगा। एक बार पोस्ट करके ट्राई करो, उम्दा सवाल है, खुद से करोगे और सही आ गया आंसर तो आपको खुद को अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, वरना मैं तो बताऊंगा ही सही। तो यहां पर आपने देखा होगा, सबसे पहले तो ये पहचानना सीखो कितने भिन्न हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। ये वाला तो कैसा है बेटा,
ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है। ये 4 तरह के भिन्न हाइड्रोजन है। यहाँ पर प्रत्येक पे हाइड्रोजन जोड़ जोड़ के देखते हैं। पहले मैं आपको लंबा तरीका बताता हूँ, फिर इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। शॉर्टकट सोचना मत कि लंबा नहीं है, वो भी लंबा ही है। जब तक आपको लंबा तरीका समझ में नहीं आएगा ना, तब तक वो शॉर्टकट समझ में नहीं आने वाला है। वो शॉर्टकट तभी आएगा जब आप दिमाग में चीज़ें सोच पाओगे। इसलिए आप इधर देख लो एक बार, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर Cl लगा रहा हूँ, एक उत्पाद तो ये संभव है। फिर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर Cl लगा रहा हूँ, एक उत्पाद ये संभव है। फिर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर Cl लगा देता हूँ, एक उत्पाद ये संभव है। और फिर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर Cl लगा देता हूँ, एक उत्पाद ये संभव है। अब अपने को क्या देखना है कि किन किन में किरेल केंद्र आ रहे हैं, एक आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं। 2 आ रहे हैं तो सम्मित वाला है, असम्मित वाला, ये सारी चीज़ें देख के चलनी है। सबसे पहला वाला देखूं, इस कार्बन को देखो, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक मेथिल है, एक CH2Cl है, एक CH2CH3, यानी कि यहाँ पर किरेल केंद्र है। यानी कि इसका R भी बनेगा और S भी बनेगा, यानी कि इसके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर मैं त्रिविम की गणना कर रहा हूँ तो, कुल की कर रहा हूँ तो। फिर यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर भी मेथिल, यहाँ पर भी मेथिल, तो इस कार्बन पे तो ये किरेल केंद्र नहीं है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कहीं से भी किरेल केंद्र नहीं है, यानी कि ये कितने बनेंगे बेटा, 1 बनेगा। फिर यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ हाइड्रोजन है, मेथिल है, ये आइसोप्रोपिल समूह है, क्लोरीन है, यानी कि किरेल केंद्र है, यानी कि इसके कितने बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे। फिर यहाँ पर देखूंगा तो ये किरेल केंद्र नहीं है, ये किरेल केंद्र नहीं, किरेल 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 कोई भी किरेल नहीं है, यानी कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। यानी कि कितने बने टोटल, 4 5 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 6 आ गई। वाई की वैल्यू देखनी है बेटा, वाई की वैल्यू कितनी आएगी। वाई केवल क्या थे, संरचनात्मक समावेवी वाले उत्पाद थे। 2 को भी क्या गिनूंगा, 1 गिनूंगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने बनेंगे हमारे लिए, 4 बनेंगे। अगर मैं जेड की बात करूं तो आंशिक आसवन द्वारा, क्या प्रतिबिंब समावेवियों को आंशिक आसवन द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इन 2 को 1 काउंट करूंगा तो 1 2 3, और ये भी क्या आएगा, 4। आंशिक आसवन द्वारा भी 4, केवल प्रतिबिंब में। अगर विवरिम हो जाते तो फिर वो 2 के 2 ही काउंट होते। अगर ये RS मतलब प्रतिबिंब ना दर्शा रहा होता, ज्यामिति दर्शा रहा होता, तो फिर इसको 2 ही काउंट करते अपन, क्योंकि वो विवरिम समावता में आते हैं। इसमें और क्या पूछ सकता था एनेंशोमर पेयर, यानी कि प्रतिबिंब समावी युग्म कितने होंगे, तो अब की बार 2 होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर मैं आपसे पूछ लेता इसमें एनेंशोमर कितने होंगे, तो 4 होंगे, 2 और 2 4 होंगे। अगर मैं आपसे पूछ लेता किरेल कितने होंगे, बोलते जाओ यार, बताओ किरेल कितने होंगे, तो बताओ जो प्रतिबिंब हैं वही किरेल हैं, 4 होंगे। अगर मैं पूछ लेता बताओ अकिरेल कितने होंगे, तो अकिरेल कितने, बोलो ना यार, 2 होंगे। अकिरेल कितने होंगे, 2 होंगे। जो प्रतिबिंब नहीं है वो सब क्या है, अकिरेल हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, 2। बात समझ में आ रही। तो इस तरह के सवाल आएंगे। अब मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको, है ना। इसको करते कैसे हैं, जैसे मैंने पूरा लिखा, इस पूरे को लिखने के बजाय मैं खुद से सोच के भी कर सकता था। यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ उसको, है ना, या फिर इसी में देख लेते हैं अपन। मुझे पता है कहाँ कहाँ पे क्लोरीन जोड़ने पर अलग अलग मोनोहेलोजिनेटेड उत्पाद बनेंगे। सबसे पहले तो अगर ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जितने भिन्न हाइड्रोजन है उतने मोनोहेलोजिनेटेड उत्पाद तो बनेंगे ही बनेंगे, उससे अधिक भी बन सकते हैं अगर त्रिविम समावता संभव है तो। बात को समझ रहे हो आप। जितने भिन्न हाइड्रोजन है उतने मोनोहेलोजिनेटेड उत्पाद तो बनेंगे ही बनेंगे, अगर उससे ज्यादा बनाने हैं तो त्रिविम समावता भी देखनी पड़ेगी। तो यहां पर 4 भिन्न तो थे ही सही। खैर, अब यहां पर अगर मैंने जोड़ा, मैं टिक लगाऊंगा बस, यहां पर अगर मैंने जोड़ा, यहां जोड़ते ही मैंने देखा कि यहां अगर मैं क्लोरीन जोड़ रहा हूं तो ये किरेल केंद्र नहीं है, लेकिन यहां क्लोरीन जोड़ने से ये वाला किरेल केंद्र बन गया। चोट लगी, यहां दर्द हुआ, यहां पर क्लोरीन जोड़ने से ये वाला किरेल केंद्र बन गया। बना था ना, यहाँ क्लोरीन जोड़ा था, यहाँ किरेल केंद्र बन गया। तो चोट लगी, यहाँ दर्द हुआ, यहाँ तो 1 लिखूंगा या 2, यहाँ से 2 उत्पाद संभव है। फिर यहाँ जोड़ूंगा, यहाँ जोड़ने से कोई किरेल केंद्र नहीं बन रहा, यानी कि यहाँ से 1 बनेगा। फिर यहाँ जोड़ूंगा, यहाँ जोड़ने से ये खुद ही किरेल केंद्र बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 बनेंगे। फिर यहाँ जोड़ने से कोई कहीं पर भी किरेल केंद्र नहीं बन रहा, यहाँ से कितने बनेंगे, 1। तो 1 2 3 4 5 6 टिक लगा के भी कर सकते हो। अगर जल्दी से करना है तो सिर्फ मोनोहेलोजिनेटेड उत्पाद पूछे तो आप टिक लगा के भी कर सकते हो, वरना लंबा तरीका तो है ही। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जहां आप क्लोरीन जोड़ रहे हो वहां किरेल केंद्र बन रहा है तो 2 बनने की संभावना है ही सही, लेकिन वहां जोड़ने से कहीं और भी बन रहा हो, मतलब चोट लगी वहां, दर्द हुआ कहीं और, तो उस चीज को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? इतनी सी तो करनी पड़ेगी मेहनत।
प्रैक्टिस है सारा, प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करेंगे, दबा के प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। पहले यहां तक नोट डाउन कर लो। हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब आपको ट्राई करना है, ठीक है ना। शॉर्टकट से करो चाहे लॉन्ग से करो, मुझे मतलब नहीं है। मैं सवाल को चेंज करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे पैटर्न बदलते जा रहा हूँ। Br2 Hµ के साथ मैंने रिएक्शन कराई। अब की बार मुझे क्या चाहिए, कुल डाई हेलोजिनेटेड उत्पाद, या कुल हटा दो, डाई हेलोजिनेटेड उत्पाद बनाना है आपको। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या बनानी है, कुल डाई हेलोजिनेटेड उत्पाद। ट्राई करते रहो, फिर आपको बताना है कुल संरचनात्मक डाई हेलोजिनेटेड उत्पाद, फिर आपको बताना है आंशिक आसवन द्वारा कितने उत्पाद बनेंगे। ठीक है, ये 3 सवाल करने हैं आपको। पोस्ट करो, ट्राई करो। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर पहले तो भिन्न भिन्न हाइड्रोजन देखोगे, तो एक एक Br जोड़ो। पहले तो एक एक Br कहाँ पे जुड़ सकता है बेटा, यहाँ पर जुड़ सकता है, और कहाँ जुड़ सकता है, यहाँ पर जुड़ सकता है। अब मुझे कितने जोड़ने हैं, 2 Br जोड़ने हैं। अब एक Br तो जोड़ ही दिया मैंने, अब यहाँ पर Br दूसरा जोड़ने की संभावना कहाँ है, यहाँ जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, या यहाँ जोड़ लो। एक बार मैंने यहाँ जोड़ लिया, ठीक है। और क्या कर सकता था मैं यहाँ पर कर सकता था कि एक Br यहाँ जुड़ा हुआ है, एक Br यहाँ जोड़ लेता। और क्या कर सकता था, एक Br यहाँ जुड़ा हुआ है, एक Br यहाँ जोड़ लेता। और क्या कर सकता था, दोनों Br बीच में जोड़ लेता, क्योंकि यहाँ जोड़ूंगा तो वो का वही आ जाएगा। तो ये 4 तरह के संभव उत्पाद बन सकते हैं। अब मुझे क्या चेक करना है, हर एक में जाके चेक करना है किरेल केंद्र के लिए। यहाँ पर कोई किरेल केंद्र नहीं बन रहा, यहाँ पर कोई किरेल केंद्र नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर किरेल केंद्र बन रहा है, यानी कि 1 नहीं बनेंगे 2 बनेंगे। यहाँ पर कोई किरेल केंद्र नहीं बन रहा। टोटल कितने डायहेलोजिनेटेड उत्पाद बन रहे हैं, 5। अगर मैं कुल संरचनात्मक की बात करूँ तो 1 2 3 4 बनेंगे। 2 बार काउंट नहीं करूँगा इसको। अगर मैं बोलूँ आपसे आंशिक आसवन द्वारा, तो ये तो कैसा बन रहा है बेटा, किरेल बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब समावि बन रहा है। इसको 2 बार नहीं, 1 बार काउंट करना है। 1 2 3 4 आपके कितने बन जाएंगे, आंशिक आसवन द्वारा बन जाएंगे। बात समझ में आती है। 10वां सवाल इस तरह से, डायहेलोजिनेटेड आ जाए तो 2 हेलोजन लगाने, 1 हेलोजन लगा के दूसरा देख लो कहाँ पे लग सकता है। एक सवाल अब और करेंगे, फिर अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में भी शुरुआत सवालों से ही करेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में शुरुआत क्वेश्चन से ही करेंगे। जितना भी मैंने आज पढ़ाया है उन्हीं से क्वेश्चंस में बनाता जाऊंगा और करवाता जाऊंगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे करेंगे अपन, है ना। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। इसमें आपको Cl2Hµ के साथ अभिक्रिया करानी है। मोनो हेलोजिनेटेड उत्पादों के बारे में सोचना है, ठीक है। क्या क्या बताना है, X बताना है, Y बताना है, Z बताना है। X Y Z मैंने आपको बता दिया। X मतलब कुल मोनो हेलोजिनेटेड उत्पाद, Y कुल संरचनात्मक मोनो हेलोजिनेटेड उत्पाद, Z क्या है, आंशिक आसवन द्वारा, ठीक है। फिर आप इसमें मेरे को बता सकते हो किरेल कितने बनेंगे, या पहले किरेल विरेल छोड़ो, पहले आप इतना तो बताओ, फिर उसके बाद देखेंगे ये सारे सवाल, है ना। जैसे जैसे बना लेंगे ना उसके बाद, तो पोस्ट करके ट्राई करें। शॉर्टकट भी लगा सकते हो। तो अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं, पहले थोड़ा सा शॉर्टकट वाला दिमाग लगाऊं, तो यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ सकता हूँ, जिसकी वजह से कोई किरेल केंद्र नहीं बन रहा, यानी कि यहाँ पर एक ही बनेगा, इसलिए मैंने एक ही राइट लगाया। जबकि यहाँ जोड़ूंगा तब भी एक ही बनेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्लोरीन जोड़ूंगा, यहाँ पे नहीं जोड़े मैंने, अब यहाँ पर क्लोरीन जोड़ रहा हूँ, इन दोनों को मिटा सकते हो। इस जगह पे क्लोरीन जोड़ूंगा तो ये भी किरेल केंद्र बन रहा है और ये भी किरेल केंद्र बन रहा है, और 2 किरेल केंद्र बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 2 वाला कंसेप्ट लग जाएगा, यानी कि यहाँ से 4 उत्पाद संभव है। इसी प्रकार से यहाँ से भी 4 उत्पाद बनेंगे, जबकि यहाँ से कितने बनेंगे बेटा, 2। चल, लेकिन यहाँ तो किरेल केंद्र बनेगा ही नहीं, यहाँ पे और यहाँ पर बराबर आ जाएगा। यहाँ से बनेंगे GI। क्या बोल रहे हो सर, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। आ जाओ, यहाँ क्लोरीन जोड़ लो, यहाँ क्लोरीन जोड़ लो, यहाँ क्लोरीन जोड़ लो, यहाँ क्लोरीन जोड़ लो, यहाँ क्लोरीन जोड़ लो।
इतने तरीके से क्लोरीन जुड़ सकता है। यहाँ कोई किरेल केंद्र नहीं है, एक, यहाँ कोई किरेल केंद्र नहीं है, एक, यहाँ पर दो दो किरेल केंद्र हैं। कितने बनेंगे? 4। आर कौन कौन से 4 बनेंगे? आर हो सकता है, RS हो सकता है, SR हो सकता है, SS हो सकता है इनका, ठीक है ना। यहाँ से भी कितने बनेंगे? 4। जबकि यहाँ से क्या बनेगा? दोनों वेज पे जा सकते हैं, एक वेज पे एक डैश पे जा सकते हैं, यहाँ से 2 बनेंगे। क्या बनेंगे? सिस और ट्रांस। किरेल केंद्र नहीं हुआ तो क्या हुआ? त्रिविम समावी तो बन सकते हैं। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 2 12, यानी कि कितने कुल मोनोहेलोजिनेटेड बन रहे हैं? 12 बन रहे हैं। संरचनात्मक पूछूं तो 1 2 3 4 5। क्या जीआई को संरचनात्मक में काउंट करते हैं? नहीं। तो संरचनात्मक कितने बनेंगे? 5। लेकिन अब आंशिक आसवन द्वारा सेपरेट पूछ रहा हूं, तो आंशिक आसवन द्वारा कितने बनेंगे? 1 2। इन 4 में से 2 सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि आरआर और एसएस एक एनेंटियोमर युग्म में, आरएस और एसआर एक एनेंटियोमर युग्म में, इन दोनों में से एक निकलेगा और आरआर और एसएस में से भी एक निकलेगा। ये बात समझ में आती है? आरआर और एसएस में से एक निकलेगा, आरएस एसआर में से एक निकलेगा, क्योंकि आरआर और आरएस तो क्या है बेटा? विवरिम समावी है, यानी कि इस 4 में से कितने निकलेंगे? 2। इसी प्रकार से इस 4 में से भी कितने निकलेंगे? 2। और ये 2 तो निकलेंगे इसे, क्योंकि सिस और ट्रांस तो विवरिम समावी होते हैं, और विवरिम समावी के भौतिकी और रासायनिक गुणधर्म अलग होते हैं, उनको आंशिक आसवन द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 6, एक 7 और एक 8। बच्चे इसको जल्दीबाजी में 5 टिक कर देते हैं, कुछ 6 टिक कर देते हैं, सिस ट्रांस देख के भी टिक कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। लेकिन आरआर और आरएस वाली बात भूल जाते हैं कि ये दोनों कैसे हैं बेटा? विवरिम समावी हैं, यानी कि एक एनेंटियोमर युग्म ये है, एनेंटियोमर युग्म ये है। दोनों एनेंटियोमर युग्म को अलग अलग निकाला जा सकता है, क्योंकि वो दोनों एनेंटियोमर युग्म एक दूसरे के क्या है? विवरिम समावी है। यानी कि कितने आ रहे हैं? जेड आंशिक आसवन द्वारा 8 आ रहे हैं बेटा अपने पास, ठीक है। अब इसमें अपन किरेल अकिरेल की बात भी कर सकते हैं। वैसे तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसमें किरेल कितने हैं, तो पहले वाले में पीओएस आ जाएगी, दूसरे वाले में पीओएस आ जाएगी। जबकि यहाँ पर देखूंगा तो चाहे वेज वेज देख लो, वेट डेज देख लो, डैश वेज देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चारों किरेल है, ये भी चारों किरेल है। जबकि ये 2 किरेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से काट सकता हूँ बेटा, ठीक है। तो कितने किरेल आ रहे हैं? 8 किरेल आ रहे हैं। अकिरेल की संख्या पूछूं आपसे कि अकिरेल कितने आ रहे हैं, आप बताओ, पोज कर लिया करो जैसे सवाल दे दूं। अकिरेल की संख्या बताओ। तो अकिरेल कितने आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। 4 अकिरेल आ रहे हैं अपने पास। अकिरेल कितने? 4। ऑब्वियस सी बात है, टोटल 12 थे, 8 किरेल होंगे तो अकिरेल 4 ही होंगे। बात समझ में आती है? 8 किरेल हैं और अकिरेल कितने? 4। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मीजो कितने हैं, मीजो भी याद आ गया। मीजो के लिए क्या चाहिए था? किरेल केंद्र प्लस सम्मिति चाहिए थी। इनमें सम्मिति तो है लेकिन किरेल केंद्र नहीं है। इनमें किरेल केंद्र तो है इन दोनों में, लेकिन सम्मिति नहीं है। इसमें ना किरेल केंद्र है ना सम्मिति, यानी कि अगर मैं मीजो बोलूँ तो मीजो कितने बेटा? यहाँ पर 0 मीजो है। बात समझ में आ रही है? प्रकाशीय निष्क्रिय कितने? 4। प्रकाशीय सक्रिय कितने? 8। ये सारी बातें अपन कर सकते हैं इन यौगिकों के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने बेसिकली क्या देखा है? अपन ने कुछ सवाल देखे छोटे मोटे, डाई हेलोजिनेटेड वाले, मोनो हेलोजिनेटेड वाले, किरेल अकिरेल और आंशिक आसवन द्वारा कौन अलग हो सकता है, कौन संरचनात्मक समावी हो सकता है, ठीक है। 11th क्लास के बच्चे ज़्यादातर संरचनात्मक पर फोकस करें, त्रिविम वाले पर फोकस ना करें, ठीक है ना। लेकिन अगर उन्होंने त्रिविम समानता पढ़ लिया हो तो फिर त्रिविम वाला भी वो सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना तो है ही 12th में, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आज के लेक्चर में इतने, लेकिन इसी से मिलते हुए जुलते सवाल अगली क्लास में स्टार्टिंग से ही मैं कराना चालू कर दूंगा। आप शॉर्टकट लगा के करेंगे उसको, ठीक है ना, ताकि इस लेक्चर को रिवाइज करने के बाद पता चल जाए कि आपको कितना आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच।